किसी भी परिवार के सदस्य की मृत्यु उस परिवार के लिए काफ़ी बड़ा लॉस है, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जब स्थिति सामान्य होती है तो जो उनके लीगल ईयर्स हैं या जो उनके एग्जीक्यूटर्स हैं, वो जब जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने में, तो उनको लगता है कि अब तक की प्रॉपर्टी को उनके लीगल ईयर्स या एग्जीक्यूटर्स के नाम से ट्रांसफ़र करवाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इसके चलते होता क्या है कि कभी-कभी ये भी देखा गया है कि कई डिकेड्स तक वो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, या कुछ लोग मिडलमैन की सर्विसेज का यूज़ करते हैं जो हैवी फ़ी चार्ज करते हैं। लेकिन मतलब यह नहीं है कि मृतक के प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाना संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें हैं इसमें, ये बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी बात पर। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। जब किसी की मृत्यु होती है तो दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहली परिस्थिति कि उन्होंने विल लिखा हो, और दूसरी परिस्थिति कि उन्होंने विल नहीं लिखा हो। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें मृतक अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मेरी प्रॉपर्टी किसको और कितना शेयर दिया जाए। लेकिन क्या ये विल लिखना ही काफ़ी है? जनाब, ये विल लिखना ही काफ़ी तब हो सकता है जब और कोई कंटेस्ट उस विल को ना करे। यदि वो कंटेस्ट करता है तो निश्चित रूप से जो एग्जीक्यूटर्स हैं, यानी उस विल में जिसका नाम लिखा हुआ है कि इनको इतना शेयर मिलना चाहिए, उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं, उसको प्रोबेट ऑर्डर इशू कराना ज़रूरी है। अब प्रोबेट ऑर्डर का मतलब, ये प्रोबेट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो कोर्ट डिसाइड करता है कि विल में कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन हो सकता है विल के हिसाब से ही प्रोबेट ऑर्डर इशू कर दे या कुछ उसमें परिवर्तन करे, और वो कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से वो वैलिड माना जाता है। यानी प्रोबेट ऑर्डर में जो ऑर्डर दिया गया कि इनकी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा इसको दिया जाए, वो सर्वमान्य होता है। अब सवाल ये है कि क्या प्रोबेट करवाना बिल्कुल ज़रूरी है? जनाब, इसके लिए दिसंबर 2025 तक कुछ और कानून थे। दिसंबर 2025 में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में एक अमेंडमेंट हुआ है, उसके हिसाब से इसके स्टैंड कुछ चेंज हो गए। पहले बात करते हैं कि दिसंबर 2025 तक क्या परिस्थितियां थी। दिसंबर 2000 परिस्थितियां थी कि प्रोबेट ऑर्डर निकलवाना डिपेंड करता था उसके रिलीजन पे, कि जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, जिन्होंने लिखा है विल, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इस पर डिपेंड करता था। यदि मृतक हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या जैन है और मृतक ने उस विल को एग्जीक्यूट किया है नोटिफाइड एरिया में, नोटिफाइड एरिया डिफाइन किया गया जो ओरिजिनली थे इसमें मुंबई, कोलकाता और चेन्नई थे, बाद में कुछ और सिटीज ऐड हुए हैं उसमें। तो मैं कह रहा था कि यदि मृतक हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या जैन रिलीजन से बिलोंग करते थे और उन्होंने नोटिफाइड एरिया में उस विल को एग्जीक्यूट किया है, तो निश्चित रूप से आपको प्रोबेट निकलवाना जरूरी, आपको मीन्स जो एग्जीक्यूटर हैं उसको प्रोबेट निकलवाना जरूरी है। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि आप हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन थे, हालांकि उन्होंने जो विल एग्जीक्यूट किया था वो नोटिफाइड एरिया के बाहर किया था, लेकिन जिस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने विल को लिखा था वो विल नोटिफाइड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उस परिस्थिति में भी प्रोबेट निकलवाना जरूरी था। दूसरा है कि मुस्लिम रिलीजन के लिए प्रोबेट निकलवाना कोई जरूरी नहीं है, और क्रिश्चियन और पारसी के लिए इसके डिफरेंट रूल्स थे। तो प्रोबेट निकलवाने के लिए सामान्य अवस्था में जो एग्जीक्यूटर थे, यानी जिनका नाम उस विल में होता था हिस्सेदार के रूप में, वो कोर्ट जाते थे कि प्रोबेट ऑर्डर इशू कर दिया जाए। और कोर्ट जो है, यदि वो विल कोई कंटेस्टेड था तो कंटेस्टेड पार्टी को, यदि कोई कंटेस्टेड नहीं है, जो रिलेवेंट पार्टीज़ हैं, हो सकता है लीगल हियर हो, उसको नोटिस इशू करते थे। और इसके साथ साथ वो एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया करते थे जिसमें ये लिखा होता था कि फ़लानी प्रॉपर्टी इस विल के हिसाब से फ़लाने फ़लाने आदमी को इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो आप कोर्ट में आके ऑब्जेक्ट करें, और यदि कोई उस विल को कंटेस्ट करता था तो उसकी रिलेवेंसी को कोर्ट देखता था और उसके हिसाब से प्रोबेट ऑर्डर कोर्ट इशू किया करती थी। ये स्थितियां थीं दिसंबर 2025 तक। लेकिन दिसंबर 2025 के बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में एक अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के हिसाब से अब प्रोबेट इशू कराना अक्रॉस द इंडिया कोई मैंडेटरी नहीं है। यानी विल किसी जगह एग्जीक्यूट हो या प्रॉपर्टी किसी जगह की भी हो, प्रोबेट निकलवाना विल के केस में कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विल का कोई रेलिवेंस खत्म हो गया। जनाब, विल निकलवाना इसलिए एडवाइजेबल कहा जाता है, आज तो लगा आपको कि प्रोबेट निकलवाना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रांसफ़र कर लूँ, किसी को बेच दूँ, कुछ और कर दूँ, लेकिन इन द लॉन्ग रन यदि कोई पार्टी कंटेस्ट करती है
उस टाइम कोर्ट देखेगी कि उस विल की वैलिडिटी क्या है, क्या वो वैलिड है कि नहीं है। यदि आपने प्रोबेट निकलवाया हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा और कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन यदि आपने प्रोबेट जारी नहीं करवाया हो और बाद में कोई कंटेस्ट होता है तो ये समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। सो ये कहा जाता है कि हालांकि प्रोबेट निकलवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एडवाइजेबल है। जहां आपको लगता है कि इसमें कंटेस्ट हो सकता है तो वहां प्रोबेट जरूर निकलवाएं। दूसरी स्थिति हो सकती है कि मृतक ने विल नहीं लिखा हो, तो उस परिस्थिति में वो प्रॉपर्टी उनके लीगल ईयर को डिस्ट्रीब्यूट होगी और ये डिपेंड करता है उस रिलीजन के, यानी जो मृतक है उनकी क्या रिलीजन है, उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से। जैसे फिर मैं आऊँगा हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन के लिए। ये गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक 2005 में अमेंडमेंट हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बताना भी जरूरी है कि 2005 के पहले प्रॉपर्टी में हिस्सा महिलाओं को यानी उनके लड़कियों को नहीं मिला करता था, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के हिसाब से उसमें लड़के और लड़की दोनों का बराबर का हिस्सा है। तो मैं बात कर रहा था कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन, इन 4 रिलीजन में से कोई एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं मृतक, जो गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से, और उन्होंने कोई विल नहीं लिखा है, तो सबसे पहले जो उनकी प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 हीयर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। और क्लास 1 हीयर हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन में उनके स्पाउस, चिल्ड्रन और मदर, इन 3 क्लास में, ये तीनों ही क्लास जो हैं वो क्लास 1 हीयर हैं। और हो सकता है कि चिल्ड्रन एक से अधिक हो सकता है कि माँ एक कोई स्टेप मदर भी हो, तो उस केस में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उदाहरण के तौर पे यदि स्पाउस एक है, 2 बच्चे हैं और एक माँ है, यानी पूरी प्रॉपर्टी मृतक का जो होगा 4 हिस्सों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। मुस्लिम लॉ गवर्न करता है पर्सनल लॉ के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। क्रिश्चियन के केस में ये गवर्न करता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से। अब सबसे बड़ी अधिक समस्या ये होगी कि मृतक हैं, उनके 4 हिस्सेदार हैं, तो आखिर उन चारों के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे होगी। इसके लिए लीगल ईयर सर्टिफिकेट इशू करवाना जरूरी है, जो कि तहसीलदार या रेवेन्यू अथॉरिटी इसको जारी करती है। और एक बार लीगल ईयर सर्टिफिकेट जारी होने के बाद जो भी लीगल ईयर्स हैं उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द डिजीज प्रॉपर्टी, यानी मृतक के प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करवाने के लिए सारे के सारे लीगल ईयर्स को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लेके और लीगल ईयर सर्टिफिकेट लेके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेश होना पड़ेगा, तब वो ट्रांसफ़र होगा। अब हो सकता है कि जो लीगल ईयर्स हैं 3-4 हैं और उसमें कुछ लीगल ईयर चाहते हैं कि अपना शेयर जो है रिलिंक्विश करना यानी छोड़ देना, तो उनके लिए जो अपना शेयर रिलिंक्विश करना चाहते हैं उनको रिलिंक्विश डीड साइन करना पड़ेगा और रिलिंक्विश डीड में लिखा होगा कि हमारा शेयर किसको जाएगा, ये भी उसमें उसकी चर्चा होगी। और जो रिलिंक्विश कर रहे हैं वो हिस्सेदार में को भी फिजिकली रजिस्ट्रार ऑफिस में रिलिंक्विश डीड के साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये सब कार्रवाई होने के बाद एक असली कार्रवाई जो आम तौर पर लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का सिंपल मतलब है कि आपने जो ट्रांसफ़र कराई प्रॉपर्टी वो रजिस्ट्रार ऑफिस में है। रजिस्ट्रार ऑफिस में यदि आप देखेंगे तो मालूम होगा वो प्रॉपर्टी लीगल ईयर्स या एक्सिक्यूटर्स जो है उनके नाम से ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को क्या पता कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसके नाम से है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अपडेट कराने के लिए उसका म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जो ये और म्यूटेशन कराने के लिए आपको सेल डीड प्लस उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो भी एरिया है उसका जो भी नीडेड फीस है वो फीस जमा करने पड़ेगा। और इस केस में भी जो नगर निगम है वो एक पब्लिक नोटिस जारी करती है जिसमें ये कहता है कि फलाना प्रॉपर्टी फलाने के नाम से मैं अपडेट कर रहा हूँ, यदि किसी को आपत्ति हो तो वो आपत्ति दर्ज कराए और अकॉर्डिंगली वो आपके नाम उसको म्यूटेट कर देंगे, यानी आपका नाम उस गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अपडेट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मेरे पास लॉ की कोई डिग्री नहीं है। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है या नॉट एग्रीड लिखें, और यदि कुछ आप और भी जानकारी चाहते हैं इस बात पे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।